आज पढ़ रहे हम इस प्रश्नावली का लास्ट टॉपिक है मॉड्यूलो पद्धति, इस पर आधारित। तो देखो मॉड्यूलो पद्धति से पहले हमारे को देखना है कि मॉड्यूलो पद्धति में हमने देखा था कि एक 10वीं में आया था कलन विधि, और या इसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम विधि भागफल की। उसी के आधार पर देखते हैं कि जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ जो r छोटा और बराबर है 20 से, छोटा होगा 20 से। कहने का मतलब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर हो जाएगा r छोटा है 20 से। इस कहने का मतलब क्या हुआ कि शेषफल है वो 20 से छोटा होगा, या ये 0 के बराबर भी हो सकता है, इस प्रकार लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं, या इसमें ऐसा भी चेंज कर सकते हैं कि जैसे 0 के बराबर या बड़ा होगा और 20 से छोटा होगा। अब मॉड्यूलो पद्धति में देखो क्या है, जैसे दो पूर्णांक दिए हुए हैं। पहली बात तो हमारे को देखना है कि पूर्णांकों का समुच्चय z है। अब जैसे पूर्णांकों का समुच्चय है उसमें हमने ले लिया कि 0, 1, 2 डैश डैश डैश, इस प्रकार हो जाएगा -1, -2, -3 डैश डैश डैश। ये पूर्णांकों का समुच्चय है। इसमें से कोई दो पूर्णांक लेने हैं, तो दो पूर्णांक हो जाएंगे जैसे a और b। कहने का मतलब दो पूर्णांक लेंगे। एक हमारे को लेना है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और उसको लिखा जाएगा m से। कहने का मतलब a और b है वो तो पूर्णांक लेने हैं, कोई से भी हो सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, और धनात्मक पूर्णांक होगा m। अब यहाँ पर है क्या, इसमें मॉड्यूलो है वो दो प्रकार के हैं। पहला तो होगा आपके योग मॉड्यूलो, योग मॉड्यूलो का योग का मतलब हुआ कि जुड़ना है। दो पूर्णांक लिए जैसे a प्लस बी, तो a प्लस बी। अब यहाँ पर देखना है कि a प्लस बी, और इसको इस प्रकार लिखा जाएगा कि मॉड्यूलो m, a प्लस बी मॉड्यूलो m, और यहाँ पर लिखा जाएगा सर्वांग सम, और बराबर में आएगा k। इसका मतलब क्या हुआ कि दो पूर्णांक a और b उनका योग करना है, उनको m से विभाजित करना है, और सर्वांग सम k या इसको लिख सकते हैं r से, बराबर सर्वांग सम r का मतलब है कि जो शेषफल है वो r होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमारे को दे दिया कि 3 + 5, यहाँ पर मॉड्यूलो दे दिया 2, सर्वांग सम क्या आएगा। तो कुल मिलाकर करना क्या है कि 3 और 5 कितने हो गए, 8, 8 में 2 का भाग दिया, पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0, तो मॉड्यूलो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखना है कि योग मॉड्यूलो में क्या करना है, दोनों दी गई संख्याओं को जोड़ना है, इस संख्या का इसमें भाग लगाना है, जो शेषफल होगा वो होगा यहाँ पर r के रूप में, और r है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो r है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु छोटा होगा m से, क्योंकि भाग इसका दे रहे हैं m का। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे हमारे पास संख्या 25 है, हम इसमें भाग लगा रहे हैं 5 का भाग लगाया, तो जहाँ पर 5 बार गया शेषफल r का मान हो गया 0। यदि यहाँ पर संख्या होती 26 तो शेषफल हो जाता 1, 27 तो हो जाता 2, 28 के लिए 3, 29 के लिए 4, 30 होते ही वापस शेषफल क्या आ जाता 0। तो कहने का मतलब क्या है कि r है वो 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, परंतु जिस संख्या का भाग लगा रहे हैं, तो यहाँ पर भाग इसका लग रहा है m का, तो इस m से क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या हुआ, 3 + 5 मॉड्यूलो 2 सर्वांग सम 0। कहने का मतलब है यह है कि यहाँ पर 3 और 5 और इसमें 2 का भाग लगाए तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, शेषफल है वो 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जैसे हमारे को दे दिया कि -11 और प्लस यहाँ पर दे दिया हमारे को 15, और मॉड्यूलो दे दिया हमारे को 3। अब हमारे को करना क्या है, इन दोनों को घटाओ, जुड़ेंगे ऐसे तो 15 में 11
जोड़ेंगे तो माइनस के 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4। अब 4 में 3 का भाग लगाना है, गया कितनी बार, एक बार, पीछे शेषफल 1 बचेगा तो सर्वांग सम लिख सकते हैं 1। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो शेष है इसको यहाँ पर शेषफल नहीं बोला जाता, यहाँ पर बोला जाता समशेष। और समशेष कौन सा, योग समशेष। कहने का मतलब दो संख्याओं को जोड़कर इस संख्या का भाग लगाएंगे तो जो शेषफल है वो कहलाएगा इसका योग समशेष। इसी प्रकार गुणा में देखना है, गुणा में क्या होगा, a गुणा b मोडुलो लिखते हैं m बराबर सर्वांग सम हो जाएगा r। b को गुणा करना है, m का भाग लगाना है, तो शेषफल क्या आएगा r। इस r का नाम हो जाएगा आपके गुणन समशेष। तो कहने का मतलब दो संख्याओं को गुणा करने के बाद में m का यदि भाग लगाते हैं तो शेषफल है वो r होगा और वो कहलाएगा गुणन समशेष। अब जैसे इसमें हमने लिख दिया 3 गुणा 5 मोडुलो 4, तो सर्वांग सम बराबर क्या आएगा वो देखना है। तो इसमें 15 में 4 का भाग 3 बार और फिर शेषफल आ जाएंगे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये 3 है वो कहलाएगा इसमें समशेष। तो ये है योग और गुणन मोडुलो। इस पर आधारित आपके उदाहरण दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में कुछ प्रश्न नहीं है, केवल उदाहरण के रूप में दे रखा है। अब इसके बाद में देखते हैं कि इस मोडुलो की संक्रिया सारणी, मोडुलो के रूप में संक्रिया सारणी दे रखी है और संक्रिया सारणी में वही तरीका है कि या तो योग मोडुलो होगा या गुणन मोडुलो होगा। योग मोडुलो के आधार पर देखते हैं तो योग में इनको जोड़ना है और संक्रिया सारणी बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि पूर्णांकों का समुच्चय दिया हुआ होगा, जैसे हमारे को समुच्चय के रूप में लिखा हुआ होगा s में संख्या दे दी 0 1 2 3, तो साथ में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। कहने का मतलब भाग इसका लगाना है, यहाँ पर 0 से लेकर 3 तक है तो यहाँ पर हमारे को दे दिया कि +4। अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर योग करना है और भाग लगाना है 4 का, और जो शेषफल है उसके आधार पर संक्रिया सारणी बनानी है। तो इसमें देखें तो अब संक्रिया सारणी है कौन सी, प्लस कितने की है 4 की। अब यहाँ पर 0 1 2 और 3, इधर 0 1 2 और 3। अब इसमें करना क्या है कि यहाँ पर योग की संक्रिया सारणी है मोडुलो में, तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर 0 में भाग लगाएंगे 4 का, तो शेषफल भी 0 आएगा। फिर 0 और 1 में 4 का भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा नहीं, तो शेषफल 1, 2 में भी नहीं जाएगा 2, 3 में भी नहीं जाएगा 3। अब इधर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर 2 है तो 2 और 1 3 में विशेष भाग नहीं जाएगा 3, फिर हो जाएगा कितना 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार और शेषफल वापस आ जाएगा 0। फिर वापस देखते हैं इसमें कि 0 और 2 तो शेषफल 2, फिर हो जाएगा 3, फिर 4 हो गए, 4 में जाएगा 1 बार शेषफल 0, 3 2 5 में जाएगा तो शेषफल हो जाएंगे आपके 1, फिर यहाँ पर शेषफल आ गए 3, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले कि या वापस वही देखते हैं कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। क्रम विनिमय में आपको बताया था कि सबसे पहले संक्रिया सारणी का जो मुख्य विकर्ण है इससे समान दूरी पर जो अवयव है वो समान है या नहीं है, तो सारे समान है तो ये क्रम विनिमय है। इसके बाद में एक आया था आपके तत्समक और एक आया था प्रतिलोम। तत्समक में देखते हैं कि सबसे पहले कि सबसे ऊपर की पंक्ति के समान पंक्ति पहली पंक्ति है और पहली पंक्ति का जो संगत अवयव है वो 0 है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस संक्रिया सारणी का जो तत्समक है वो है 0 या 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिलोम के लिए देखते हैं कि सबसे ऊपर की सारणी है उसके प्रत्येक अवयव में तत्समक किसके कारण आ रहा है, तो यहाँ पर तत्समक 0 आ रहा है, किसके कारण आया 0 के कारण, तो 0 का प्रतिलोम 0। 1 वाले में देखो 0 आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, तो 1 का प्रतिलोम हो जाएगा 3, फिर 2 वाले में 0 यहाँ पर आ रहा है इसका हो जाएगा 2, और 3 वाले में 0 यहाँ पर आ रहा है तो इसका हो जाएगा 1। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो सारणी है वो पहली तो है क्रम विनिमय, सारणी है वो क्रम विनिमय है। क्यों है, क्योंकि जो मुख्य विकर्ण है इसके समान दूरी पर जो अवयव है वो समान है,
इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं तत्समक, और तत्समक में देखना है कि सबसे ऊपर की पंक्ति इसके समान पंक्ति ये है और ये वाली पंक्ति किस अवयव के कारण आ रही है, 0 के कारण, तो यहाँ पर तत्समक हो जाएगा इसका 0। इसके बाद में देखते हैं तीसरा प्रतिलोम। प्रतिलोम में देखना है कि प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिलोम होगा। जैसे यहाँ पर तत्समक आया क्या, 0। अब यहाँ पर देखना है कि इसमें 0 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये 0 है, किसके कारण आ रहा है, 0 की संक्रिया 0 से की, तो यहाँ पर देखना है कि 0 का प्रतिलोम हो जाएगा 0। फिर 1 वाले में तत्समक आ रहा है, यहाँ पर किसके कारण आया, 3 के कारण, तो यहाँ पर 1 का प्रतिलोम हो जाएगा 3। 2 वाले में देखना है कि यहाँ पर 0 किसके कारण, 2 के कारण, तो 2 का 2। 3 वाले में देखना है कि यहाँ पर 0 आया किसके कारण, 1 के कारण, तो 3 का प्रतिलोम हो जाएगा 1। ये बनेगा। ये है योग मॉडलों पर आधारित सारणी। इसमें भी दिया हुआ है इस प्रकार कि पूछा जाएगा क्रम विनिमय तत्समक और प्रतिलोम है या नहीं है। अब गुणा के आधार पर देखते हैं, तो यहाँ पर करना क्या है कि दी गई संख्याओं को गुणा करना है, फिर जो दी गई संख्या उसका भाग लगाना है, वो हो जाएगी इसकी संक्रिया सारणी। अब देखो गुणन के लिए यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है एस, इसमें अवयव दे दिया 1 2 3 4 और साथ में दिया हुआ है गुणा 5। कहने का मतलब है गुणा करना है और भाग लगाना है 5 का, तो संक्रिया सारणी हो जाएगी इसमें। संक्रिया सारणी है किसकी, गुणा की, और भाग इसका लगाना है 5 का। इधर भी हो जाएगा 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर इसमें देखना है कि सबसे पहले गुणा करो 1 को 1 से, 1 आया, 1 में 5 का भाग लगाएंगे तो शेष पल 1 ही होगा। फिर 2 को 1 से गुणा किया, गुणा में आ जाएगा 2, भाग लगाया तो हो जाएगा 2। फिर 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, क्योंकि 4 तक है, 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो जो है वही संख्या शेष पल के रूप में होगी। अब यहाँ पर देखना है कि इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 में 5 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर शेष पल आ गया 2 को 2 से गुणा किया 4, 5 से छोटा है तो शेष पल आ गया 4। फिर इसको गुणा किया कितना, 6 में 5 का भाग जाएगा 1 बार और शेष पल भी आ जाएगा 1। फिर 4 को गुणा किया 2 से, 8 में 5 का भाग चला जाएगा 1 बार, शेष पल हो जाएगा 3। अब इसके बाद में देखना है कि 3 तो शेष पल 3 ही, 6 शेष पल 1, 9 शेष पल 4, फिर 12 और 12 में शेष पल आ जाएगा आपके 2। फिर वापस 4 तो शेष पल 4, 8 तो शेष पल 3, 12 तो 12 में शेष पल हो जाएगा आपके 2, और फिर 16 में शेष पल हो जाएगा 1, क्योंकि 16 और 16 में 5 3 15 शेष पल आ जाएगा 1। अब यहाँ पर वही नियम देखते हैं कि क्रम विनिमय वाला, ये क्रम विनिमय के आधार पर देखते हैं। तो सबसे पहले देखो समान दूरी पर जो ये मुख्य विकर्ण हुआ, इसे समान दूरी पर सारे सेम है, इसका मतलब ये क्रम विनिमय है। तो पहला पॉइंट आ गया आपके क्रम विनिमय। कहने का मतलब ये संक्रिया सारणी है वो क्रम विनिमय है। दूसरा हमारे को देखना है कि तत्समक में देखना है कि सबके ऊपर की पंक्ति जो हमने लिखी थी इसके समान पंक्ति पहली है, किसके कारण आई, 1 के कारण, तो इसका तत्समक है वो हो जाएगा आपके 1। अब तत्समक है परंतु प्रतिलोम है वो सबका अलग अलग होगा। अब प्रतिलोम के लिए देखना है कि सबसे पहले जो 1 है इसमें देखना है कि तत्समक का मतलब 1 कहां पर आया, यहां पर, किसके कारण आया, 1 के कारण, तो 1 का तत्समक 1, ये प्रतिलोम 1 है। फिर 2 वाले में देखें तत्समक 1 कहां पर आया, यहां पर, किसके कारण आया, 3 के कारण, तो 2 का प्रतिलोम हो जाएगा आपके 3। फिर 3 वाले में आया 1, किसके कारण, 2 के कारण, तो 3 का हो जाएगा आपके 2। फिर 4 वाले में देखना है 1 किसके कारण, 4 के कारण, तो 4 का हो जाएगा 4। ये है गुणन संक्रिया सारणी। आपकी किताब में केवल योग वाली दे रखी है परंतु गुणा वाली भी इस प्रकार होगी। एक आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे इकाई के घनमूल होते हैं 3 घनमूल, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इकाई के घनमूल होते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर।
तो हमारे को इस प्रकार दिया हुआ है कि S बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर जो संक्रिया है वो दे रखी है गुणा के रूप में। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है क्या, इकाई के घनमूल, और गुणा के रूप में दे रखी है, तो संक्रिया सारणी इस प्रकार बनेगी। सबसे पहले तो संक्रिया सारणी गुणा की है, किस किस में, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब गुणा करना है तो 1 को 1 से गुणा किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आएगा, फिर 1 को ओमेगा से गुणा किया तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को 1 से गुणा, ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा किया तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, फिर 1 को ओमेगा से गुणा करते तो ओमेगा आएगा, ओमेगा को ओमेगा से गुणा करते ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से गुणा करते तो आ जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मान होता है कितना, ओमेगा। तो यहां पर हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा क्या, सॉरी 1। फिर इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा क्यूब वापस 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से किया तो हो जाएगा ओमेगा की घात 4। इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब गुणा ओमेगा, ओमेगा क्यूब का मान तो हो गया 1 और बचा कुल ओमेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा। कुल मिलाकर हमारे को गुणा करना है और यहाँ पर ये देखना है, इसमें देखना है इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देख दो ओमेगा क्यूब का मान 1 होता है, एक गुणधर्म होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, ये 2 गुणधर्म है, ये तो कहीं पर लगेगा नहीं। ओमेगा क्यूब का मान करना है 1, फिर रही बात वही मुख्य विकर्ण इसके सापेक्ष समान है, इसका मतलब कर्मिन्वय है। फिर यहाँ पर देखना है कि तत्समक देखना है, सबसे ऊपर की पंक्ति समान यही पंक्ति है, तो तत्समक 1 हो गया, 1 वाले में तत्समक 1 है तो 1 का प्रतिलोम 1, ओमेगा वाले में 1 यहाँ पर है तो 1 का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर वाले में 1 यहाँ पर है तो ओमेगा हो जाएगा। ये है इसके प्रतिलोम। अब आपके कुछ क्वेश्चन है वो देखना है, f R से R fx बराबर 2x माइनस 3, फिर दे रखा है g R से R gx बराबर x क्यूब प्लस 5, और हमारे को ज्ञात करना है एफ ओ जी इनवर्स ये हमारे को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है, पहले हल होगा जी आर से आर, तो पहले आर रखा आया आर, फिर जो आर है वो रखा जाएगा, एफ में प्राप्त होगा आर, तो हमारे को पहले लिखना है कि जी ओ एफ ओ जी इनवर्स है वो परिभाषित होगा आर से आर। अब यहाँ पर देखना है कि इसका इन्वर्स करेंगे तो ये इसका विपरीत हो जाएगा वापस, एफ ओ जी इन्वर्स भी परिभाषित होगा आपके आर से आर। अब सबसे पहले देखना है कि हमारे को एफ ओ जी ज्ञात करते हैं, तो एफ ओ जी एक्स बराबर हो जाएगा एफ जी एक्स, एफ जी एक्स का मान हो जाएगा आपके एक्स क्यूब प्लस 5। अब यहाँ पर देखना है कि जो x का मान है वो f में रखना है, f में होगा क्या, 2 से गुणा करके 3 घटाना है तो हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपके 2x क्यूब प्लस 5 और माइनस 3। कुल मिलाकर करना क्या है कि gx का मान तो ये हो गया, अब इसको रखेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा और माइनस 3 किया तो यहाँ पर बन जाएगा आपके 2x क्यूब प्लस हो जाएगा 10 माइनस हो गया 3, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 7। ये जो मान है आपके होगा एफ ओ जी एक्स का। अब इसका इन्वर्स ज्ञात करना है, इन्वर्स वाले में आपको बताया था कि माना y बराबर एफ ओ जी एक्स, तो y बराबर हो जाएगा आपके 2x क्यूब प्लस 7। यहाँ से x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 7 बराबर 2x क्यूब,
तो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर वाई माइनस 7/2 और फिर यहाँ पर घात 3 हटाएंगे तो हो जाएगा x बराबर वाई माइनस 7/2 की घात 1/3। अब यहाँ पर देखना है ये होगा इनवर्स, परंतु ये तो मान हुआ आपके एफ ओ जी इनवर्स y का, परंतु हमारे को पूछा है x का, तो यहाँ पर x रखेंगे तो जहाँ पर y है वहाँ पर x रख दिया जाएगा, तो बन जाएगा x माइनस 7/2 की घात 1/3, ये हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन दे रखा आपके fx बराबर x/1 माइनस x बराबर 1/y ये दिया हुआ है और हमारे को fy का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर fy का मान ज्ञात करना है, तो x/1 माइनस x बराबर है 1/y। यहाँ से मान ज्ञात करते हम y का, तो y बराबर हो जाएगा 1 माइनस x/x, ये y का मान हुआ। अब हमारे को देखना है कि ज्ञात करना है fy। यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x/1 माइनस x है, यदि यहाँ पर y है तो ये बनेगा y/1 माइनस y। अब यहाँ पर देखो कि y का जो मान है वो यहाँ से रखना इसमें, तो हो जाएगा fy बराबर 1 माइनस x/x बटा के अंदर हो जाएगा 1 माइनस x/x। हल करेंगे तो ऊपर तो है 1 माइनस x/x बटा में ले से होगा x माइनस 1 प्लस x/x, x कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस x बटा ये हो जाएगा 2x माइनस 1। तो कुल मिलाकर fy बराबर हो जाएगा 1 माइनस x बटा 2x माइनस 1, ये होगा। अब अगला क्वेश्चन है fx दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो इसमें f ये हो जाएगा fx बराबर, अब इसमें सबसे पहला काम है कि जो fx है उसका मान रख देते हैं, तो हो जाएगा fx के स्थान पर लिख दिया हमने x माइनस 3/x प्लस 1, x माइनस 3/x प्लस 1। अब यहाँ पर देखना है कि यदि f में x था तो उसमें से 3 घटाकर बटा में 1 जोड़ना है, तो यहाँ पर ये पूरा है, यही प्रक्रिया इसमें करनी है। तो यहाँ पर बन जाएगा f और यहाँ पर बन जाएगा आपके x माइनस 3/x प्लस 1 माइनस 3। कहने का मतलब ये पूरा x का काम करेगा, बटा के अंदर हो जाएगा x माइनस 3/x प्लस 1 और प्लस 1। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर बन जाएगा इसमें आपके f x माइनस 3 एलसीएम हो जाएगा x प्लस 1, वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बन जाएगा माइनस 3x और माइनस 3 बटा इसमें भी x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 हल किया तो हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के हो जाएंगे 6, फिर बटा के अंदर 2x और माइनस के हो जाएंगे 2। अब इसमें देखते हैं कि ऊपर कॉमन आ रहा है, तो f ऊपर कॉमन लिया हमने 2 बटा में भी 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 3 बटा हो जाएगा x माइनस 1। अब यहाँ पर देखना है कि अभी f और है, इसका मतलब x के स्थान पर वापस ऐसे ही रखना है, तो हो जाएगा इसमें माइनस x माइनस 3 बटा x माइनस 1 माइनस 3 और बटा माइनस x माइनस 3 बटा x माइनस 1 प्लस 1। कुल मिलाकर ये देखना है कि ये जो मान है वो x का काम करेगा, तो इसमें से ये घटाएंगे फिर इसमें 1 जोड़ेंगे। आगे हल किया तो बन जाएगा आपके एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1, वो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस x माइनस 3, फिर बन जाएगा माइनस 3x और प्लस के 3 बटा, फिर इधर हो जाएगा माइनस x माइनस 3 प्लस x और माइनस का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हल किया तो हो जाएगा माइनस का 4x, 3 से 3 कैंसिल हो ही जाएंगे, इसमें x कैंसिल हो गया, माइनस के हो गए 4
तो -4 से -4 कैंसिल, कुल मिलाकर आएगा x। तो हम लिख सकते हैं f(x) बराबर हो जाएगा x, ये बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f(x) बराबर cos log x, ये हमारे को दिया हुआ है और सिद्ध करना ही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यदि f(x) बराबर cos log x है तो f(y)x के स्थान पर y रखेंगे तो हो जाएगा cos log y। अब RHS लेने पर हो जाएगा आपके 1/2 f(x) बटा y माइनस f(x) गुणा y। तो 1/2 f(x) बटा y है, कहने का मतलब x है तो यहाँ पर x रख रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके cos log x बटा y माइनस यहाँ पर बन जाएगा x गुणा y है, तो x गुणा y है तो यहाँ पर बन जाएगा cos log x गुणा y। अब यहाँ पर देखना है कि log में दो फॉर्मूला है कि log a बटा b बराबर log a माइनस log b। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 cos, इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y माइनस, फिर इसमें हो जाएगा यदि log a प्लस a गुणा b है तो हो जाएगा log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा cos ये बन जाएगा आपके log x प्लस हो जाएगा log y। अब इसमें देखना है कि cos और ये भी cos में दे रखा है। अब इसमें देखना है कि इसको हल करना है और आज LHS में क्या दिया हुआ हमारे को कि f(x) गुणा f(y). तो देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आया 1/2 cos log x माइनस log y, यहाँ पर माइनस के स्थान पर प्लस है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा cos log x प्लस log y। अब यहाँ पर देखना है कि cos a माइनस b प्लस cos a प्लस b, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos a cos b। a का काम तो कर रहा है आपके log x और ये हो जाएगा log y। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके 1/2, सामने आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर तो हो जाएगा cos log x और गुणा में हो जाएगा cos log y। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो कि cos log x है, cos log x का मान हो जाएगा f(x) और इसका हो जाएगा f(y). तो कुल मिलाकर हो जाएगा LHS बराबर RHS। अब आपके ये पहली प्रश्नावली है वो कंप्लीट है, ये कुछ विविध के प्रश्न थे। अब इसमें यदि किसी के प्रॉब्लम है तो आप मैसेज द्वारा बता सकते हैं। और अब इसके अगले बाद में जो अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे दूसरी प्रश्नावली प्रतिलोम फलन।